हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 11 और अध्याय का नाम है जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत एवं प्रक्रम। फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। मैंने लेसन 1 से लेकर के लेसन 10 तक का ऑब्जेक्टिव करा दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन सभी वीडियोज को देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर का समरी यानी सारांश। उसके बाद फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर ले चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिकी एवं रसायन विज्ञान ने अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिकी को जन्म दिया। ठीक है, तो अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकी को किसने जन्म दिया है? भौतिकी और रसायन विज्ञान ने। जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक प्रक्रमों में सजीवों तथा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक प्रक्रम में सजीवों तथा सजीवों से प्राप्त पदार्थों का उपयोग करते हैं। अगला, वृद्धि हार्मोन, इंटरफेरॉन, इंसुलिन, टीका, विकर यानी एंजाइम, एंटीबायोटिक, औषधियां, कार्बनिक अम्ल इत्यादि जैव प्रौद्योगिकी से ही प्राप्त होती हैं। अगला, जैव प्रौद्योगिकी का पहला उत्पाद अल्कोहल था। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी से सबसे पहला उत्पाद कौन बनाया गया था? तो क्या बनाया गया था जी? अल्कोहल बनाया गया था। मशरूम की खेती 1650 ईस्वी में फ्रांस में शुरू की गई थी। सबसे पहले फ्रांस में ही मशरूम की खेती हुई। और ये कैसी खेती है? अप्राकृतिक। ठीक है, अप्राकृतिक यानी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ही उसकी खेती की गई थी सबसे पहले। कब? 1650 ईस्वी में। और कहाँ पे? तो फ्रांस में। जैव प्रौद्योगिकी के विकास में आनुवांशिक अभियांत्रिकी तथा रासायनिक इंजीनियरिंग तकनीक का प्रमुख योगदान है। तो जैव प्रौद्योगिकी के विकास में किसका मुख्य योगदान है? अभियांत्रिकी का। कौन सा अभियांत्रिकी? तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी। ठीक है, यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, और रासायनिक अभियांत्रिकी को, या आप कह सकते हैं ये रासायनिक इंजीनियरिंग से लिखा ही है, यानी केमिकल इंजीनियरिंग। प्रतिबंधन एंजाइम डबल स्ट्रैंड डीएनए को खंडित करता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम का काम क्या होता है? ये डीएनए को खंडित करता है यानी काटता है। ठीक है, किसको काटता है? तो डबल स्ट्रैंड वाले डीएनए को। पॉलिंड्रोम वर्णों के समूह हैं जिन्हें आगे व पीछे तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है। ठीक है, यानी पॉलिंड्रोम वैसे शब्द होते हैं जिन्हें चाहे आप आगे से पढ़िए या फिर पीछे से पढ़िए तो एक ही शब्द बनेगा। जैसे मलयालम, आप इधर से पढ़िए मलयालम, मलयालम, या फिर इधर उल्टा से पढ़िए मलयालम, वो सेम ही होता है। या ऐसा ही कुछ वर्ड होता है नवीन, नवीन, इधर से पढ़िए तब भी नवीन और उधर से पढ़िए तब भी नवीन। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। इन सभी वर्डों को पॉलिंड्रोम कहा जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम का सर्वाधिक उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग के पुनर्योगज अणु में किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में जब पुनर्योगज अणु यानी पुनर्योगज या डीएनए बनाना रहता है, पुनर्योगज डीएनए, वहां पे इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला देखते हैं, प्लाज्मिड गोलाकार गुणसूत्र बाह्य डीएनए है जो स्वतः प्रतिकृति करता है। तो प्लाज्मिड में एक विशेषता होती है कि वो स्वतः क्या करता है? प्रतिकृति करता है, यानी अपने आप उसमें वो वृद्धि कर लेता है, अपना कॉपी बना लेता है। जैसे प्लाज्मिड ऐसा गोलाकार होता है जो अपने आप इसमें वृद्धि होती रहती है। प्लाज्मिड तथा जीवाणु भोजी का उपयोग क्लोनिंग संवाहक के रूप में करते हैं। ठीक है, तो क्लोनिंग संवाहक के रूप में किसका करते हैं? प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी का यूज। क्लोनिंग संवाहक प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी। तो क्लोनिंग संवाहक आपके प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी। यानी कृत्रिम का मतलब इन्हें लेबोरेटरीज में यानी प्रयोगशालाओं में उन्हें बनाया भी जा सकता है। टीआई प्लाज्मिड एक प्राकृतिक प्लाज्मिड है एवं प्राकृतिक जीन संवाहक है। तो प्राकृतिक प्लाज्मिड पूछा जाता है कि कौन सा प्राकृतिक प्लाज्मिड है, तो वो कौन सा है? टीआई है। और बैक्टीरियल प्लाज्मिड PBr322
एक कृत्रिम प्लाज्मिड है। ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कृत्रिम प्लाज्मिड कौन सा है, तो कौन सा होगा जी, PBr322। डीएनए जलरागी अणु है, ठीक है, तो याद रखिए डीएनए कैसा अणु है, तो जलरागी अणु है। अगला देखते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक का प्रयोग कर हम कोई प्रोटीन प्राप्त करते हैं तब उसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। यानी पुनर्योगज डीएनए द्वारा या फिर कहें जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा अगर हम कोई प्रोटीन प्राप्त करते हैं तो उसे पुनर्योगज प्रोटीन कहा जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर यानी आणविक कैंची, ठीक है, तो प्रतिबंधन एंजाइम को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स या फिर आणविक कैंची, इसलिए कहते हैं कि वो क्या करता है, डीएनए के डबल स्ट्रैंड डीएनए को काटता है। इको R1, बैम H1, हिंड3 इत्यादि प्रतिबंधन एंजाइम के उदाहरण हैं। तो आपको अक्सर पूछा जाएगा कि प्रतिबंधन एंजाइम इनमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा कुछ प्रमुख यही है, यही आपको जानना भी है। इको R1 है, बैम H1 है, हिंड3 है, ये सब प्रमुख प्रतिबंधन एंजाइम है जिन्हें हम आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरियम से निकाला जाता है, ठीक है, तो टैक डीएनए कहाँ से निकाला जाता है, ये निकालते हैं हम लोग थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से निकाला जाता है। अगला है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका इंग्लिश होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा जीन के प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है, ठीक है, तो जीन के प्रतिकृति का संश्लेषण किसके द्वारा करते हैं, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या इसी ही शॉर्ट में पीसीआर द्वारा किया जाता है, पीसीआर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है, तो टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, बैक्टीरियोफाज, दूसरा है एस्चेरिचिया कोलाई, तीसरा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस और चौथा है 1971 ईस्वी में। तो किसमें पाया जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, किसमें पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में। दूसरा है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी को निम्न में से क्या कहा जाता है, यानी अनुवांशिकी अभियांत्रिकी होता है उसको और उसका और क्या नाम है, तो ऑप्शन है पुनर्योगज डीएनए तकनीक, क्लोनिंग संवाहक, अनुप्रवाह संसाधन और चौथा है उत्तक संवर्धन। तो हम लोग अनुवांशिक अभियांत्रिकी को क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, ठीक है। तीसरा देखते हैं निम्न में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, तो मैंने आपको अभी बताया कि इको R1 तो प्रतिबंधन एंजाइम है, बैम H1 भी प्रतिबंधन एंजाइम है, हिंड3 भी है, तो कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, तो पेक्टिनेज जो है वो प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। चलिए 4 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 4 नंबर है टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये भी अभी मैंने आपको बताया था कि टैक डीएनए एंजाइम जो होता है पॉलीमरेज एंजाइम वो कहाँ से निकाला जाता है, तो यहीं पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन थर्मस एक्वेटिकस से, इसे मैं मिटा देता हूं, क्या कहते हैं थर्मस एक्वेटिकस से। पांचवा है एगारोज का प्रयोग किसमें किया जाता है, यानी एगारोज है उसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, ऑप्शन है जीन क्लोनिंग में, इलेक्ट्रोफोरेसिस में, डीएनए को देखने के लिए और चौथा है प्लाज्मिड को काटने के लिए, तो नहीं प्लाज्मिड को काटने के लिए आणविक कैंची यानी प्रतिबंधन एंजाइम का यूज करते हैं। एगारोज का इस्तेमाल वास्तव में किसमें करते हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। 6 नंबर है परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो जो हम लोग डीएनए को प्रवेश कराते हैं दूसरे जीव में तो किसका यूज करते हैं ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला जीन गन, दूसरा है सूक्ष्म अंतःक्षेपण और तीसरा है अहानिकारक रोगजनक। तो वास्तव में जब परपोषी कोशिका में डीएनए को प्रवेश कराना रहता है तो इन तीनों विधियों का यूज करते हैं, इसलिए सही ऑप्शन यही होगा इनमें से सभी, यानी विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए प्रवेशी कोशिका में जीन गन, सूक्ष्म अंतःक्षेपण तथा अहानिकारक रोगजनक का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे, कवक को निम्न में से किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है, यानी जो कवक होते हैं उन्हें
इनमें से किस एंजाइम द्वारा संसाधित किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं, सेलुलोज, गैलेक्टेज, काइटिनेज और चौथा है लाइसोजाइम। तो किसका यूज करते हैं? काइटिनेज का। किसका यूज करते हैं जी? काइटिनेज का। 8 नंबर है, प्राइमर्स का उपयोग किसमें किया जाता है? प्राइमर्स का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, क्लोनिंग, पीसीआर, डीएनए संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमर्स का यूज हम लोग करते हैं किसमें? पीसीआर में, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। 9 है, निम्न में से कौन पीसीआर से संबंधित है? ठीक है, तो कौन है इसमें से जो पीसीआर से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है विस्तार, दूसरा है निष्क्रियकरण, तीसरा है तापानुशीलन और चौथा ये सभी। तो देखिए क्या होता है, पीसीआर में हम लोग विस्तार भी करते हैं, निष्क्रियकरण भी करते हैं और तापानुशीलन भी करते हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा ये सभी। 10 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? यानी इसमें बताना है ये जो एंजाइम है इनमें से कौन है जो उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है, यानी नष्ट नहीं होता है। तो आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे पहला है टैक पॉलीमरेज, तो यही सही ऑप्शन है। तो इसे क्या कहेंगे? टैक पॉलीमरेज, यही सही ऑप्शन है। 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर है, पौधों की जड़ों में ट्यूमर उत्पन्न करता है, यानी जो पौधों के जड़ों में ट्यूमर उत्पन्न होते हैं वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भी आपका पहला ही ऑप्शन सही है। क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये याद रखिएगा, पौधों की जड़ों में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से ट्यूमर उत्पन्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में मैं ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जिसमें और मैं 30-40 ऑब्जेक्टिव आपको लगभग 30-40 ऑब्जेक्टिव और कराऊंगा। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।